नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सभी आज एक प्रण लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष कम से कम हम 10 वृक्ष जरूर लगाएंगे और साथ ही उन वृक्षों का हम देख रेख भी करेंगे या उनका हम पालन पोषण भी करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कोई बड़े नेता एक पर्यावरण दिवस पर क्या होता है कि एक नई शुरुआत तो करते हैं कि वो वृक्ष लगा लेते हैं, लेकिन उन पर वापस ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कुछ समय बाद वो जो पौधे जो लगाते हैं वो सूख जाते हैं या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उनका कोई महत्व नहीं रहता है। जब आप किसी चीज़ की पहल करते हो तो उसको देख रेख करना भी आपकी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, इसको आगे धीरे धीरे कैसे बढ़ाया गया और वर्तमान में विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के लिए सभी के लिए भूगोल की सामान्य जानकारी का एक वीडियो लेकर आया था और मैंने आपको बोला था कि अब से हम भूगोल को एक विषय के रूप में हम पढ़ेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके संदर्भ में हम इस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसको पढ़ेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर सेकंड में हम राजस्थान के भूगोल के विषय की शुरुआत करेंगे और दोस्तों साथ ही मैं आपको विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी आपको दूंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसका टॉपिक है विश्व का जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसकी थीम और दोस्तों साथ ही राजस्थान का भूगोल। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। सारे जितने भी दिवस मनाए जाते हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में, उसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण योग्यता रखता है, जो सबसे महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, वो है विश्व पर्यावरण दिवस। क्योंकि दोस्तों अगर पर्यावरण रहेगा तो हम लोग रहेंगे और जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम लोग किस काम के, क्योंकि हमारा जो जीवन जो चल रहा है वो पर्यावरण से ही चल रहा है। यहाँ पर्यावरण से आशय देखिए, सिर्फ और सिर्फ है ना श्वसन की बात नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पर्यावरण में जल भी होता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी होती है। हर प्रकार की जो जो हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं वो सभी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पर्यावरण से प्राप्त होती है। तो देखिए, इसकी शुरुआत दोस्तों कब से हुई थी, चर्चा करते हैं। 5 जून 1972 की बात है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक पर्यावरण सम्मेलन होता है, उसको स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वहाँ पे पर्यावरण सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कब होता है दोस्तों, 5 जून 1972 को। इस सम्मेलन में पूरे विश्व के लगभग 119 राष्ट्रों ने भाग लिया था। भारत भी एक देश था जिसने अपना पार्टिसिपेट किया था, पर्यावरण सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया। तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, कभी भी कोई एग्जाम होते हैं तो सबसे पहला प्रश्न, कौन सा सम्मेलन हुआ था जिससे पर्यावरण दिवस मनाने की एक नई विचारधारा आई थी। तो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। कौन से देश में, स्वीडन में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, 5 जून 1972 को। कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था, 119 राष्ट्रों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये मीटिंग बुलाई थी और उसी ने प्रण लिया था कि हम 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 5 जून 1974 को मनाया गया, ना कि 5 जून 1972 को। कई लोग परीक्षा में ये करके आ जाते हैं कि 1972 में सम्मेलन हुआ था तो 1972 में हम मनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ठीक है। इसको मनाया पहली बार कब मनाया गया, तो 2 साल बाद यानी 1974 में इसको पहली बार मनाया गया था। और कौन से राष्ट्र ने इसकी सबसे पहले मतलब होस्टिंग करी थी, तो अमेरिका ने इसकी सबसे पहले होस्टिंग करी थी और उसकी थीम थी वन अर्थ, ठीक है। मतलब हमारी अर्थ ओनली वन अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी केवल एक ही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, बात करते हैं भारत में विश्व पर्यावरण दिवस की संकल्पना के रूप में भारत ने क्या क्या कदम उठाए थे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत में भी एक विधेयक पास किया गया था। यानी विधेयक का मतलब ये होता है कानून बनने से पहले जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं विधेयक कहते हैं।
तो संसद में एक विधेयक पास किया गया। इस विधेयक के आधार पर 19 नवंबर 1986 को एक अधिनियम प्रस्तुत किया गया। उसका पूरा संबंध किससे था? पर्यावरण संरक्षण को लेकर था। ठीक है दोस्तों, तो भारत में पहला पर्यावरण दिवस, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, उनके नेतृत्व में मनाया गया था। तो जब प्रश्न ये आ जाएगा कि जब पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया भारत में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी। 2018 में पर्यावरण दिवस की थीम किसने दी थी? भारत ने। यानी कि पर्यावरण दिवस को मनाने की जो होस्टिंग करी थी वो किसने करी थी दोस्तों? तो भारत ने करी थी। और भारत ने उस समय थीम क्या दी थी? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि हमें जो प्लास्टिक से जो प्रदूषण फैलता है उसको हमें रोकना है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ यहाँ तक आपके जो मैंने पढ़ाया आपको। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस की सबसे पहली बैठक कहाँ पर की गई थी? मतलब इसको आयोजित कराने के लिए एक पर्यावरण सम्मेलन कराया गया था। कहाँ पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। डेट क्या है? 5 जून 1972। ठीक है, इसमें 119 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया था। ठीक है, और पहली बार कब मनाया गया? 5 जून 1974 को ये मनाया गया था। और पहला कौन सा देश है जिसने सबसे पहले होस्टिंग करी थी? तो वो देश होता है USA। ठीक है दोस्तों, भारत में क्या किया? भारत में इसके लिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक विधेयक पास कराया गया। 19 नवंबर 1986 को एक अधिनियम लाया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में क्या हुआ? पहला पर्यावरण दिवस भारत में मनाया गया था। 2018 में पर्यावरण दिवस की थीम भारत ने दी थी, यानी पर्यावरण दिवस को आयोजित कराने का जो जिम्मा उठाया था, जो जिम्मेदारी ली थी, वो किसने ली थी? भारत देश ने ली थी। और इसका थीम क्या रखी थी? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन से को दूर भगाना है। ठीक है दोस्तों, अब पर्यावरण दिवस मनाने के प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, तो उद्देश्य एक ही है कि लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित करना, यानी कि जैसे कि वृक्ष को नहीं काटना है। ठीक है दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। आज एक व्हाट्सएप मैसेज में आई थी कि देखिए, एक बार क्या होता है, एक बकरी होती है। उस बकरी के पीछे 3-4 कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बकरी क्या करती है? अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है। कुत्ते उसे ढूंढते हुए आगे चले जाते हैं और उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। वो बकरी क्या करती है? उस झाड़ियों की सारी पत्तियों को खा जाती है। तो खाने से क्या होगा कि वो जो उन पत्तियों के आड़ में वो छिपी हुई थी बकरी, तो क्या हुआ? वो पत्तियां रही नहीं, तो अब वो छुपने का सवाल ही नहीं होता है। तो कुत्ते उसे देख लेते और कुत्ते उस बकरी को मार डालते। यानी कि क्या हुआ? जिसने आपको श्रेय दिया, आपने उसी को ही मार डाला। यानी कि क्या हुआ? अगर वो बकरी पर्यावरण के प्रति सचेत रहती, यानी यहाँ पे मैं बकरी का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, मतलब ऐसा समझिए कि अगर वो पत्तियां नहीं खाती तो क्या होता? उसकी जान बच सकती थी। तो दोस्तों, इससे एक मोटो निकल कर आता है, इससे एक समझ निकल कर आती है कि हमें भी पर्यावरण के प्रति हमेशा सजग रहना है, क्योंकि वृक्ष रहेंगे तो हम रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही थी? ठीक है, तो 2020 की जो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जा रहा है 2020 का, इसकी थीम क्या रखी गई है दोस्तों? प्रकृति के लिए समय, यानी टाइम फॉर नेचर। इसका मतलब ये है कि आपको अपने जीवन में प्रकृति के लिए समय जरूर निकालना है। चाहे भले आप एक वृक्ष ही लगाए जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वृक्ष को भी अच्छे से उसकी देखभाल करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, और आज दोस्तों जो पर्यावरण दिवस को जो होस्टिंग कर रहा है वो है जर्मनी और कोलंबिया के द्वारा। इस पर्यावरण दिवस को जो मनाया जा रहा है वो जर्मनी और कोलंबिया के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, एक वर्ड आता है UNEP। जब हम ज्योग्राफी में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारा एक टॉपिक आएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, ये एक प्रकार की संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 5 जून 1972 को जो स्वीडन देश के स्टॉकहोम में जो सम्मेलन किया गया था, उसी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई। मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। कार्य क्या है इसका? तो इसका कार्य है कि संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, यानी कि पर्यावरण संबंधी पूरे वर्ल्ड में जितने भी काम हो रहे हैं उसके ऊपर निगरानी रखने का काम कौन करता है? UNEP की संस्था के द्वारा किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों,
मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए, तो पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को पर्यावरण के प्रति क्या करना? जागरूक और प्रोत्साहित करना। 2020 की जो विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो क्या है? प्रकृति के लिए समय, यानी टाइम फॉर नेचर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में बन सकता है। और इस 2020 का जो पर्यावरण दिवस है उसको कौन होस्ट कर रहा है? तो जर्मनी और कोलंबिया देश के द्वारा, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको होस्ट किया जा रहा है। ठीक है। यूएनईपी एक संस्था, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। और पहला पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 को मनाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये हुई बेसिक जानकारी विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर, जो आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। तो हमें भी एक प्रण लेना है कि पर्यावरण के प्रति हमें बिल्कुल जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने कर्तव्य निभाने हैं। तो आइए दोस्तों, आज का देखिए एक ये स्लोगन है जो काफ़ी मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि इसको आपके सामने लाना चाहिए। देखिए कितना अच्छा स्लोगन बना। ये एनडीटीवी के द्वारा बनाया गया। देखो ये स्लोगन जो एनडीटीवी इंडिया जो न्यूज़ चैनल है उसके द्वारा बनाया गया स्लोगन है ये। देखिए, चिंतित है आज सभी बुद्धिजन, कैसे बचाएं हम अपना पर्यावरण। कोई कहे नए वृक्ष लगाओ, कोई कहे जो है उन्हें बचाओ। तो देखिए इसके अंदर कई सारी भावनाएं छुपी हुई है। देखिए आप इसको समझिए। चिंतित है सभी बुद्धिमान, यानी जो बुद्धिजन है, विश्व में के जितने भी बुद्धिजन है वो सभी आज इस बात को लेकर चिंतित है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं। मतलब ऐसी नौबत आ चुकी है कि पर्यावरण खत्म होने की कगार पर आ चुका है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए बुद्धिजीवी विचार करने लग गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें दो बातें आती है। कोई कहता है कि नए वृक्ष लगाओ, चलिए ठीक है हम नए वृक्ष लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है अगर हम उन्हें ही बचा लेंगे तो भी हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है। तो दोस्तों हमारे पास में दो वर्ड है यहाँ पर। एक तो हमें नए वृक्ष लगाने हैं और दूसरा जो है उनको भी बचाना है। तो दोस्तों जितने भी वृक्ष है आज से हम प्रण लेंगे कि उनको हम बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुँचाएंगे और हम नए से नए वृक्षों को लगाने पर बल जरूर देंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पहला और फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान भूगोल। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को भूगोल के बारे में एक सामान्य जानकारी दी थी कि भूगोल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, भूगोल का अर्थ क्या होता है। ठीक है। भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं। ठीक है। व्यवस्थित क्रम में भूगोल लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक है। आधुनिक भूगोल के निर्माता कौन थे। तो मैंने कल आप लोगों को एक एक डिटेल आपको बताई थी। आज हम दोस्तों जो चर्चा करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो पटवारी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, ठीक है, इन सभी के लिए दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी से प्रश्न आना कंपलसरी है। अगर आपको लग रहा है कि पटवारी के एग्जाम में कम से कम कितने प्रश्न आएंगे, तो मान के चलिए कम से कम 20 प्रश्न या 15 से 20 प्रश्न आपको पटवारी के एग्जाम में राजस्थान भूगोल से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। रीट के एग्जाम में तो देखो पूरा क्लियरिफाई कर रखा है कि 20 नंबर की ज्योग्राफी आपको पूछी ही जाती है, जिसमें से 5 से 10 नंबर की राजस्थान ज्योग्राफी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और कांस्टेबल में लगभग दोस्तों 10 से लेकर 15 नंबर तक के ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों नए जोश के साथ में राजस्थान का भूगोल। देखिए दोस्तों सबसे पहले राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि पृथ्वी पर राजस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो मैंने जो अपना सबसे पहला टॉपिक उठाया है कि ये पृथ्वी है। ये जो मैंने गोला बना रखा है ये एक पृथ्वी है। तो पृथ्वी में आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान कहाँ पर स्थित है। राजस्थान यहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है, यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है। कैसा आकार है पृथ्वी का आकार? गोलाकार है। ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, मैं गोले को 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। दोस्तों मैंने क्या किया, गोले को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी ऊपर का गोला क्या हो गया, आधा हो गया, और नीचे का भी गोला क्या हो गया, आधा हो गया। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये गोलार्ध है, तो ये भी क्या है, गोलार्ध है। ऊपर वाले को मैं नाम देता हूँ उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम देता हूँ दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध नाम देता हूँ। तो नीचे वाले को मैं क्या नाम दूंगा दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध नाम दूंगा कि नहीं दूंगा? बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है। अब एक व्यक्ति ने एक बात पूछ ली कि सर आपने इसको ऐसे क्रॉस किया है,
क्यों हम इसको ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे क्रॉस करके देखती हैं। देखो मैंने पृथ्वी को अब इस प्रकार से क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कौन सा कहलाया? पश्चिमी भाग कहलाया, और ये वाला कौन सा भाग कहलाया? पूर्वी भाग कहलाया। पृथ्वी की आकृति गोलाकार होती है, तो मैंने क्या बोला, ये कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और ये कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, पिछला वाला जो मैंने इसको इस प्रकार से कट किया था, मैं दोनों को आपस में मिला देता हूं। देखिए दोनों रेखाओं को मैं क्या कर देता हूं? आपस में मिला देता हूं। इससे क्या हुआ, देखिए गोलार्ध कुल 4, पृथ्वी के कुल कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए, 1 2 3 और 4 भाग हो गए, ठीक है। तो ये वाली कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। और ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। देखिए दोस्तों समझिए, मैंने पृथ्वी को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। ये कौन सी है? पूर्व। ये कौन सी है? उत्तर। और ये कौन सी है? दक्षिण। अब ये वाला जो भाग कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। ये वाला कौन सा कहलाएगा? सॉरी दोस्तों, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे दिशा गलत लिख दी। ये देखिए मैंने पृथ्वी को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। ये कौन सी दिशा? उत्तर। ये कौन सी? पूर्व। ये दक्षिण। और ये कौन सी है? पश्चिम। ये वाला भाग कौन सा कहलाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये वाला उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। ये वाला दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। और ये वाला कौन सा कहलाएगा दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। यानी पृथ्वी को बराबर 4 गोलार्धों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। देखिए ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। इसके बीच में स्थित ये कौन सा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ये दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध और ये कौन सा? दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। अब प्रश्न आता है कि हम लोग कहाँ पर निवास करते हैं? क्या हम यहाँ रहते हैं या यहाँ रहते हैं, या कौन से गोलार्ध में हम निवास करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक डायग्राम ये वाला बनाया। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक पृथ्वी बनाई है, ठीक है। ये कौन सी? उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा। तो हमारा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो प्रश्न सुनिएगा, प्रश्न कैसा पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत देश पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब मैं प्रश्न पूछूंगा दोस्तों, राजस्थान पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आप लोगों को एक बात क्लियर है कि राजस्थान कहाँ स्थित है? भारत देश में स्थित है। जब भारत ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। तो दोस्तों आइए करते हैं, हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। देखिए भारत देश पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और राजस्थान पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पृथ्वी वर्ड नाम ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे विश्व या संसार नहीं बोल रहा हूँ, मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, ठीक है। तो पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत और राजस्थान स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत देश के सापेक्ष में राजस्थान की क्या स्थिति? अभी तो हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी के सापेक्ष में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो पृथ्वी के सापेक्ष में राजस्थान और भारत दोनों ही कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं भारत देश में राजस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक भारत का डायग्राम बनाया मैंने। देखिए भारत को मैंने यहाँ पे 4 बराबर दिशाओं में वर्गीकृत कर दिया। ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये कौन सी है? उत्तर दिशा। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान कहाँ स्थित है? इस मध्य बिंदु से देखिए राजस्थान इस तरफ स्थित है। यानी कौन सी दिशा में? उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य स्थित है। यानी राजस्थान भारत देश के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं दिशा का दिशा शब्द यूज कर रहा हूं और ऊपर मैंने गोलार्ध की बात कही थी। तो प्रश्न आ जाएगा, राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ प्रश्न मैंने क्लियर लिख लिया है कि राजस्थान भारत देश के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और ऊपर मैंने यहाँ पर बताया आपको, राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों एशिया के सापेक्ष में, यानी एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं। तो एशिया महाद्वीप की क्या स्थिति? देखिए दोस्तों, ये वाला जो भाग कहलाता है, ये क्या कहलाता है? एशिया वाला पूरा भाग कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब एशिया की मैं बात करता हूं तो एशिया के देखिए ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये कौन सी है? ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा।
और भारत कहाँ स्थित है, यहाँ। यानी एशिया के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है, भारत स्थित है। तो यहाँ प्रश्न आएगा दोस्तों कि भारत जो देश है, जो भारत देश है, ये कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिणी एशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी एशिया में स्थित है। अब प्रश्न में भारत न लेकर मैं क्या ले लेता हूँ, राजस्थान एशिया के कौन सी दिशा में स्थित है, तो दक्षिण दिशा में स्थित है। यानी भारत और राजस्थान दोनों कहाँ स्थित है, एशिया के दक्षिण में स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको 3 बातें बताई यहाँ पर। नंबर 1 देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताई राजस्थान पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो गोलार्ध की बात करेंगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नंबर 2, राजस्थान एशिया के कौन सी दिशा में स्थित है, तो दक्षिण दिशा में स्थित है। और नंबर 3 मैंने आपको बताई कि राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और चौथी बात दोस्तों मैंने बताई, भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो देखिए, ज्योग्राफी को ऐसे में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसमें काफ़ी डायग्राम बनाने होते हैं। फिर भी मैंने एक प्रयास किया छोटा सा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आवे और इस लॉकडाउन के पीरियड में घर बैठे आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। अब देखिए, बात करते हैं राजस्थान राज्य की सामान्य जानकारी। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप मान के चलिए परीक्षा में एक क्वेश्चन इस वीडियो से आना 100% संभव है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सामान्य जानकारी राजस्थान से रिलेटेड वो सारे प्रश्न मैंने सम्मिलित किए जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने वाले पूछे जाने के योग्य होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न, राजस्थान शब्द को मान्यता कब प्रदान की गई थी, तो राजस्थान शब्द को मान्यता 26 जनवरी 1950 को प्रदान की गई थी, क्योंकि इस दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ था। भारत का संविधान क्या हुआ था, लागू किया गया था। तो भारत का जब संविधान लागू किया गया था तो दोस्तों तो एक वर्ड आता है, भारत का निर्माण उसके राज्यों से हुआ है। तो राज्यों का जब तक नामकरण नहीं होगा तब तक भारत एक नहीं बन सकता है। तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को मान्यता देने से क्या हुआ, एक संविधान तैयार हो और संविधान को क्या किया गया, उसे लागू अप्लाई कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था, तो राजस्थान का एकीकरण पूर्ण बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ था दोस्तों, 7 चरणों में हुआ था। दोस्तों जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा राजस्थान की, उसके अंदर मैं आपको एकीकरण पूरा पढ़ाऊंगा कि 18 मार्च 1948 यानी 1948 से एकीकरण प्रारंभ हुआ था, जो खत्म कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। फिर बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए वर्ग किलोमीटर में कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर बात की जाए वर्ग मील में, दोस्तों अभी बीएसटीसी का पिछले साल का जो एग्जाम था उसमें जो प्रश्न पूछा था वो क्षेत्रफल को वर्ग मील में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 1,32,140 वर्ग मील इसका आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत में राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान है। कौन सी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, समझिए, ये भारत है, ये राजस्थान, यानी अगर पूरे भारत में मैं बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, राजस्थान राज्य है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान का विस्तार है, यानी लगभग 10% यानी 10.41% भाग पर क्या है, राजस्थान फैला हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, मान लिया 100 है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 10.41 क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल है। यानी 10.41% हिस्सा राजस्थान ने भूमि ग्रहण कर रखी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 6.85 करोड़ है। हालांकि वर्तमान में तो बढ़ गई है। बात यहाँ पर 2011 जनगणना की हम बात करें कि 2011 की जो जनगणना हुई उसमें राजस्थान की जनसंख्या कितनी मानी गई है, तो 6,85,00,000 मानी गई है। वर्तमान में तो 8 करोड़ समथिंग हो चुकी दोस्तों। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या
राजस्थान में निवास करती है। ठीक है, तो 5.67% लोग भारत में निवास करते हैं। यानी कि मैं बात करूं, अगर पूरे भारत में 1 लाख लोग रहते हैं दोस्तों, कितने रहते हैं? 1 लाख लोग रहते हैं। तो 1 लाख लोगों में से 567 लोग कहाँ निवास करते हैं? राजस्थान में निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। देखिए, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान? तो भारत में कौन सा स्थान? 7वां। पहला किसका स्थान है? उत्तर प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा बिहार का, चौथा पश्चिम बंगाल का, पांचवा मध्य प्रदेश का, छठा तमिलनाडु का और सातवां किसका है दोस्तों? राजस्थान का है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, ये चीज़ आपको काफ़ी जरूरी है समझने के लिए। 1 जून 2014 को राजस्थान का कौन सा स्थान था? 8वां स्थान था। कौन सा स्थान था दोस्तों? 8वां। यानी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 1 जून 2014 तक कौन सा रैंक था? 8वां रैंक था। 2 जून 2014 को क्या हुआ? अचानक से तेलंगाना राज्य का निर्माण हो गया। तो तेलंगाना राज्य के निर्माण होने से क्या हो गया दोस्तों? राजस्थान का रैंक कौन सा हो गया? 7वां रैंक हो गया। यहाँ एक मैप के थ्रू समझना दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जैसे मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। चीज़ को समझना, 1 जून को राजस्थान की रैंक कौन सी थी? 8वीं रैंक थी। ठीक है दोस्तों, 6 यहाँ पे कोई से भी हमें उससे मतलब नहीं, 7वीं की बात। 7वें पे यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, यहाँ पर हैदराबाद राज्य था। कौन सा राज्य था? हैदराबाद राज्य था। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? हैदराबाद राज्य से एक राज्य अलग हुआ, तेलंगाना का। कौन सा राज्य हो? तेलंगाना का। तो ऑब्वियसली इसके कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए। तो यहाँ की जनसंख्या भी क्या होगी दोस्तों? अलग अलग भागों में डिवाइड होगी। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मानता हूं मैं, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 100 है। और यहाँ की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 110, इसलिए इसका रैंक ज़्यादा आगे था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके 2 भाग होने से 110 के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। 55 करके 2 भाग हो गए। तो ऑब्वियसली ये वाला भाग को हटा दिया जाएगा और ये वाला भाग क्या आएगा? नंबर पहले आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा दोस्तों। वापस समझिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ ये 7th रैंक है और ये 8th रैंक है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 100। इसकी जनसंख्या कितनी है? 110। अब मैंने क्या कर दिया? इस जनसंख्या के 2 हिस्से कर दिए। एक मैंने कर दिया 55 और दूसरा मैंने कर दिया 55। तो ऑब्वियसली बात है, ये 2 राज्य बन गए। तो अब इसकी रैंक 7th हट के क्या हो जाएगी? 9th या 10th हो जाएगी। और इस 8th रैंक की क्या हो जाएगी? 7th रैंक हो जाएगी। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे ही हुआ था कि अचानक से तेलंगाना राज्य बनने से क्या हो गया? राजस्थान की 1 रैंक आगे आ गई थी। तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है? 2011 जनगणना के अनुसार वर्तमान में, दोनों शब्द ध्यान रखना दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार वर्तमान में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा रैंक है? तो आंसर करेंगे हम 7वां। और प्रश्न आएगा कि 2011 जनगणना के समय राजस्थान का कौन सा रैंक था जनसंख्या की दृष्टि से? तो हम आंसर क्या करेंगे? 8वां रैंक था। क्लियर बात है? दोनों चीजें, तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में 7वां और 1 जून 2014 तक की बात करेंगे तो कौन सा? 8वां रैंक था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह है, या इसे हम पतंगाकार भी कहते हैं। और ये वर्ड देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? टी.एच. हेंडले ने ये बात कही थी। तो टी.एच. हेंडले ने राजस्थान की आकृति को कैसा बताया? पतंगाकार बताया। अब आप बोलोगे पतंगाकार कैसी? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की आकृति कुछ इस प्रकार से है। मैं यहाँ एक मैप बना रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये राजस्थान की, जैसे वापस बना देता हूँ मैं, सॉरी, ये राजस्थान की आकृति है। ठीक है, और एक चतुर्भुज की आकृति कैसी होती है दोस्तों? कुछ इसी प्रकार से होती है चतुर्भुज की आकृति। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चतुर्भुज जो होता है वो समकोणीय होता है, लेकिन यहाँ राजस्थान की क्या है? यहाँ पर के कोण बराबर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला? विषम कोणीय और चतुर्भुज के समान कहा गया है। और टी.एच. हेंडले ने इसको क्या नाम दिया? पतंगाकार। पतंगाकार कैसे दिया है? अगर मैं राजस्थान को ऐसे बना दूं कि राजस्थान कुछ इस प्रकार से नजर आता है, ठीक है, तो ये देखो एक पतंग का शेप नजर आ रहा है राजस्थान का, इसलिए इसको टी.एच. हेंडले ने क्या कहा है? पतंगाकार आकृति कही है। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, तब राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इस समय राजस्थान में कितने जिले थे? कुल मिला के 26 जिले थे। और 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बनता है, उसका नाम क्या होता है?
अजमेर जिला। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। ठीक है, अब बात आती है 1 नवंबर 1956 के बाद अस्तित्व में कौन कौन से जिले आए, क्योंकि वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33। तो 26 से लेकर 33 के बीच में जो 7 जिले हैं, इन जिलों का बनने का क्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे डिस्ट्रिक्टों के क्रम बनने का एक सारणी बनाई है। देखिए 27वां जिला कौन सा बनता है? धौलपुर बनता है। कौन सा बनता है दोस्तों? धौलपुर बनता है। कब बनता है? 15 अप्रैल 1982 को बनता है, यानी 15 अप्रैल 1982 को बनता है। और कौन से जिले से अलग होकर बनता है? भरतपुर जिले से, यानी भरतपुर जिले से धौलपुर को क्या है? एक नया राज्य बनाया गया है, सॉरी एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। 28, 29, 30 ये तीनों जिले एक ही दिन घोषित हुए थे। कब हुए थे? 10 अप्रैल 1991 को हुए थे। और जो 28वां क्रम दिया गया वो दिया गया 12 डिस्ट्रिक्ट को, 29वां क्रम दिया गया दौसा डिस्ट्रिक्ट को, और 30वां दिया गया राजसमंद डिस्ट्रिक्ट को। 12 डिस्ट्रिक्ट कोटा से अलग होकर बना, दौसा डिस्ट्रिक्ट जयपुर से अलग होकर बना, और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात यह कि आपको देखिए यहाँ पर जिले कितने पढ़ने हैं? 4, लेकिन डेट कितनी याद रखनी? ओनली 2। तो धौलपुर के लिए आपको अलग याद रखना है कि धौलपुर भरतपुर से कब अलग हुआ था? तो 15 अप्रैल 1982 को अलग हुआ था, जबकि 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले अलग हुए थे। कौन 3 जिले नए बने थे? कौन कौन से? 12, दौसा और राजसमंद। राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ, दौसा जयपुर से अलग हुआ, और 12 कहाँ से अलग हुआ? कोटा से अलग हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं 31। 31 नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना दोस्तों? हनुमानगढ़ बना। कब बना? 12 जुलाई 1994 को बना, यानी 12 जुलाई 1994 को बना। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना? श्री गंगानगर से अलग होके बना। 32 नंबर की बात करेंगे तो दोस्तों कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? करौली डिस्ट्रिक्ट बना। और कब बना? 19 जुलाई 1997 को बना। ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना? सवाई माधोपुर से। कई लोग करौली को कोटा से अलग कर देते या फिर करौली को धौलपुर या भरतपुर से अलग मानते, लेकिन दोस्तों करौली का जो अलग हुआ है वो सवाई माधोपुर से अलग हुआ है। और लास्ट बात करते 33 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? प्रतापगढ़ बना। सबसे नवीन जिला राजस्थान का कौन सा है? प्रतापगढ़ है, जो कब बना? 26 जनवरी 2008 को बना। और यह 3 डिस्ट्रिक्टों से अलग होकर बना, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से अलग होकर बना। तो देखिए प्रतापगढ़ अपने आप में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके बैठा है। सबसे नवीन जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। कब बना? 26 जनवरी 2008 यानी गणतंत्र दिवस के दिन जारी हुआ। ठीक है, और कितने डिस्ट्रिक्टों से? 3 डिस्ट्रिक्टों से अलग होकर बना। अब आपने दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात देखी होगी, यहाँ पे देखिए उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का 2 बार नाम आया है, यानी ऐसे कितने जिले जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बने? तो उसका आंसर होगा एक तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट जो उदयपुर से अलग हुआ, और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उदयपुर से अलग हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये क्रम याद रखना हो दोस्तों तो इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है। तो देखिए ट्रिक क्या है? धो, बादोरा, हक, प्रताप। 2 से धौलपुर, 12 से 12, दौसा, राजसमंद, ये तीनों एक ही डेट को हुए थे, इसलिए मैंने इन तीनों को साथ में लिया। ह से हनुमानगढ़, क से करौली, क्योंकि देखिए दोनों जुलाई महीने में ही बने हैं। ठीक है, तो जुलाई मंथ, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिया। लास्ट में लिया मैंने प्रताप, यानी कि अलग ही बना, सबसे लास्ट में बना तो प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस सारणी को 1-2 बार बना लेंगे तो आप लोगों को ये सारणी हमेशा के लिए याद हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट बात है 1 नवंबर 1956 से 2008 जनवरी यानी 26 जनवरी 2008 तक राज्य में कुल कितने नए जिले बनाए गए? 7 नए जिले बनाए गए। क्या क्रम है? 2, बादोरा, हक, प्रताप, यानी धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में बस मैं इतना ही पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को राजस्थान की एक बार सामान्य जानकारी हो जाएगी। कल से मैं आप लोगों को सारे डिस्ट्रिक्टों की लोकेशन बताऊंगा और आपको अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ में जो राजस्थान की जो स्थिति लगती है, जैसे हरियाणा से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, पंजाब से कितने लगते हैं, गुजरात से कितने लगते हैं, मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं और उत्तर प्रदेश से कितने लगते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही हम 33 डिस्ट्रिक्ट को एक नए क्रम से क्रमानुसार हम पढ़ने का तरीका याद रखेंगे कि अगर परीक्षा में कोई प्रश्न आ जाए और हमको पूछ लिया जाए इस जगह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो हम आंख बंद करके भी बता सके कि यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो कल के वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना करिएगा दोस्तों। कल के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डिस्ट्रिक्टों को याद रखा जाता है और डिस्ट्रिक्टों को याद करने का क्रम किस प्रकार से रखना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा
करेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और विश्व पर्यावरण दिवस पे आज एक प्रण जरूर लेवें कि हमें एक वृक्ष जरूर लगाना है और उसका हमें हमेशा के लिए देखभाल जरूर करनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए जोश के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।